Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. नेक्स्ट हमारे पास है, हमने ये देखना है कि एल्वेलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होता है। ये हमारे पास ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब जो ट्रैकिया के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है, इनका काम ये है कि इन्होंने ट्रैकिया को हमेशा ओपन करके रखना है। ट्रैकिया को कभी भी पिचकने नहीं देना, क्योंकि ट्रैकिया के अंदर से एयर जो है उसकी मूवमेंट के लिए अगर वहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होंगे तो ट्रैकिया पिचक जाएगा। फिर जब एयर नेक्स्ट टाइम ट्रैकिया के अंदर एंटर होना चाहेगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। इसलिए ट्रैकिया के अंदर ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जो ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देते। इसको हमेशा जो है इसकी प्रॉपर शेप को जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। ये हमारे पास लंग्स है। लंग्स के अंदर इंटर होते ही ट्रैकिया जो है फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। और जैसे-जैसे ये ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते चले जाते हैं, डिवाइड होने से अ, इनकी जो विड्थ है वो कम होती चली जाती है। इनके एंड पे हमारे पास एल्वेलाई होते हैं और एल्वेलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। ये हमारे पास एक एल्वेलाई है। इस एल्वेलाई के अंदर जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन आई है ब्रीदिंग के प्रोसेस के दौरान, इन्हेलेशन के दौरान। इन्हेलेशन के दौरान ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर एंटर कर गई। अब इन्हेलेशन क्या है, जो आपकी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग के प्रोसेस को 2 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है। एक है इन्हेलेशन और एक हमारे पास है एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन का मतलब है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाना। और एक्सहेलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर मूव करवाना। इसमें ऑक्सीजन बॉडी के इनसाइड मूव करती है और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउटसाइड मूव करती है। अब इन्हेलेशन के दौरान जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर जाएगी, ट्रैकिया से नोस्ट्रिल से होती हुई आपके पास फेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एंड पे एल्वेलाई में आ जाएगी। एल्वेलाई के सराउंडिंग में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये हमारे पास है ब्लड कैपिलरीज। इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैसे है? क्योंकि ब्लड के अंदर जो भी ऑक्सीजन थी वो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स ने यूज़ कर ली सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। ये कोई भी बॉडी का ऑर्गन है, बॉडी का कोई एक ऑर्गन है, लिवर है या किडनी है, ठीक है। अब इस ऑर्गन के सराउंडिंग में जो सेल्स और टिश्यूज़ है वहाँ पे ब्लड था, उस ब्लड के अंदर थी ऑक्सीजन। तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन थी, ऑर्गन्स ने उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया। ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स हैं उन्होंने ऑक्सीजन को यूज़ किया। कब यूज़ किया? उन्होंने यूज़ किया इसको फूड के ब्रेकडाउन के लिए। तो फूड के ब्रेकडाउन के दौरान ये ऑक्सीजन यूज़ हो गई थी और इसके प्रोडक्ट में क्या बनी थी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में बनी एटीपी। इस एटीपी को सेल ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर लिया और प्रोडक्ट में क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ब्लड सेल्स के सराउंडिंग में था, इसमें से ऑक्सीजन इस ऑर्गन के अंदर जो सेल्स हैं उन्होंने यूज़ कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बदले में इस ब्लड के अंदर रिलीज़ कर दी। ये ब्लड जो है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है और इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्लड अब लंग्स के पास आएगा ऑक्सीजन लेने के लिए। तो लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है, तो ऑक्सीजन मूव करेगी अपनी हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ, यानी कि ब्लड की तरफ। और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी अपनी हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ, यानी कि एल्वेलाई की तरफ। उसके बाद जो ब्लड है, अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो हाई हो गया है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ब्लड जाएगा अब हार्ट के पास और हार्ट से फिर ये दोबारा से बॉडी के सेल्स और ऑर्गन्स के पास जाएगा और वहाँ पे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा ताकि वो एनर्जी को गेन कर सके और अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। चीज़ है वो हम देखते हैं कि किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो मूव करता है और किस तरह से वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के साथ यहाँ पे आपका आ गया एक लंग, ये आ गया आपका सेकंड वाला लंग। लंग्स के दरमियान में क्या होता है? हार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। अच्छा, ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है ना, कार्टिलेजिनस
रिंग्स। इनका एक फंक्शन होता है। इनका फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं देना, ट्रैकिया को हमेशा प्रॉपर उसकी शेप देनी है ताकि इसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से मूव कर सके। अगर ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होंगे तो ट्रैकिया जो है वो तो पिचक जाएगा। तो ये इस तरह से ट्रैकिया को प्रॉपर शेप दे के रखते हैं ताकि ट्रैकिया जो है कभी भी कोलैप्स ना हो। अब यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो आपका हार्ट है, हार्ट आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, 4 चेम्बर्स आपका हार्ट होता है। और ये हमारे पास जो है लेफ्ट चेम्बर्स है। ये ऊपर वाला एट्रिया, नीचे वाला वेंट्रिकल, ये भी एट्रिया और ये भी क्या है वेंट्रिकल। ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल, ये एट्रिया और ये हमारे पास क्या है वेंट्रिकल है। अब होगा क्या, आपकी बॉडी के अंदर जो भी सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा आपके एट्रिया के पास। कौन से एट्रिया के पास? राइट एट्रिया के पास, राइट से राइट वेंट्रिकल के पास, और यहाँ से ब्लड जाएगा आपके लंग्स के पास। अब लंग्स के पास जब जाएगा तो लंग्स के अंदर क्या है हमारे पास? स्मॉलर ब्रांचेस। स्मॉलर ब्रांचेस को क्या हमने नाम दिया है, जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है वो हमारे पास है जी एल्वेलाई। एल्वेलाई के पास जाएगा, एल्वेलाई में गैशियस एक्सचेंज होगा। गैशियस एक्सचेंज के बाद यहाँ पे जो हमारे पास एल्वेलाई है, ये क्या करेंगे, इनके सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये एल्वेलाई उन ब्लड कैपिलरीज को क्या करेंगी, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये एल्वेलाई ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या करवाएंगी, ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगी और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे हम एक्सहेलेशन के ज़रिए बॉडी से बाहर रिमूव कर देंगे। अब जो लंग्स के पास ब्लड गया वो सारे का सारा ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहाँ से हमारे पास जो ब्लड है वो आएगा किस चेम्बर में आएगा, हार्ट के, वो आएगा हार्ट के लेफ़्ट वाले चेम्बर में। लेफ़्ट वाले चेम्बर में जब आएगा तो लेफ़्ट वाले एट्रिया में, उधर से लेफ़्ट वाले वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से क्या किया जाएगा, इसे यहाँ बॉडी से बाहर रिमूव और इसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के पास सप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो हार्ट है और जो लंग्स है आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं और एक एक्सचेंज के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेकर लंग्स के पास जाता है। लंग्स से ऑक्सीजन के बाद जो सारे का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है हार्ट के पास और हार्ट से आपके ऑर्गन्स को दोबारा सप्लाई किया जाता है। दोबारा से ऑर्गन्स इस ब्लड को यूटिलाइज करेंगे, इसको अंदर से सारी की सारी ऑक्सीजन जो है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ करेंगे और दोबारा से ब्लड जाएगा यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से जाएगा आपके हार्ट की राइट साइड में। तो इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। अब जब लंग्स के पास ब्लड आता है तो लंग्स को लेकर आती हैं आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अब ये आर्टरी जब लंग्स के अंदर जाएगी तो इसने जाना है वेन्यूल्स तक। वेन्यूल्स तक आर्टरीज जो है वो ब्लड को कैरी नहीं करती हैं। आर्टरीज जो है जैसे ही लंग्स के अंदर एंटर होती है फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं जिन्हें कहते हैं आर्टरियोल्स। आर्टरियोल से मज़ीद शॉर्ट जो है वो डायमीटर वाली ब्लड वेसल्स बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। अब जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरी की अगर हम लाइनिंग को देखें, ये आर्टरी है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं मेम्ब्रेन की। तो यहाँ पे किसी भी तरह के जो मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन है ना वो आसान नहीं है और ना ही वो हो सकती है। और अगर हम कैपिलरीज को देखें तो कैपिलरीज जो है ये सिंगल लेयर होती है इनकी, ये थिक नहीं होती है, तो बहुत ही पतली पतली सी ब्लड वेसल है। तो यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज है वो बहुत ही आसानी से हो सकता है। इसीलिए जो हमारे पास एल्वेलाई हैं इनके सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज होती हैं ताकि गैशियस एक्सचेंज जो है वो आसानी से हो सके और मॉलिक्यूल्स आसानी से फ्रॉम द एल्वेलाई टू द कैपिलरीज और फ्रॉम द कैपिलरीज टू द एल्वेलाई मूव कर सकें। इसके बाद जैसे ही कैपिलरीज जो है उसके अंदर जो ब्लड है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं, बनाती हैं थोड़ी सी अपने डायमीटर से बड़ी वेजल्स जिन्हें कहते हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स बाद में मिलकर बनाती हैं पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन लेकर आती है ब्लड किसके पास, आपके हार्ट के पास। तो यहाँ से जो ब्लड वेसल लेके जा रही है ब्लड को लंग्स के पास, ये वाली ब्लड वेसल कौन सी होगी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो लेके आ रही है ये होगी हमारे पास पल्मोनरी वेन।
ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमने पढ़ना है कि लंग्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास हमने पढ़नी है वो है लंग्स। लंग्स क्या हैं जी? ये स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी क्या होती है और एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है? आपकी जो बॉडी है उसके अंदर एक कैविटी होती है, इस कैविटी को कहते हैं हम सीलोम। जो टांगों से ऊपर वाला एरिया, हेड से नीचे और टांगों से ऊपर वाला जो एरिया तक, इसे कहते हैं सीलोम। सीलोम के अंदर एक पार्टीशन होती है मसल्स के ज़रिए से, ये इस मसल्स को कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम। इस डायाफ्राम से नीचे वाला ये जो एरिया है, पेट वाला एरिया, इसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। और इसके ऊपर वाले एरिया को कहते हैं थोरेसिक कैविटी। और इस थोरेसिक कैविटी के अंदर आपके लंग्स होते हैं। ये हमारे पास ट्रैकिया है। ट्रैकिया डिवाइड होगा 2 ट्यूब्स में, और ये आपके पास एक लंग आ गया और ये आपके पास सेकंड वाला। ठीक है, अब ये जो लंग्स होते हैं इनके अंदर भी पार्टीशन होती है, इस तरह से लोब्स होते हैं। तो हम कहते हैं अगर ये राइट वाला लंग है तो राइट जो लंग है इसके अंदर 3 लोब्स हैं, और जो लेफ्ट वाला लंग है हमारे पास, लेफ्ट वाला, ये 2 पोर्शंस हैं, तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ पे कितने लोब्स हुए? 2 लोब्स। यहाँ पे 3 पोर्शंस हैं, यहाँ पे 2 पोर्शंस हैं, इसलिए यहाँ पे 3 लोब्स और यहाँ पे 2 लोब्स। अब इसके बाद ये जो लंग्स होते हैं ना, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए इनके बाहर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक तो बिल्कुल इसके ऊपर होगी ऐसे, और एक इसके बाहर 2 मेम्ब्रेन्स हैं। ये जो पहले वाली मेम्ब्रेन है इसे कहेंगे इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो इसके बाहर है आउटसाइड पे बिल्कुल, ये वाली, इसे कहेंगे आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स है ना, इनके दरमियान में ये जो खाली जगह है, यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस फ्लूइड को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। और इसका काम ये है कि जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो उस दौरान जो ये लंग्स हैं उनको कोलैप्स होने से बचाता है ये फ्लूइड। ये इसका काम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो लंग्स वाला एरिया है, जो थोरेसिक कैविटी वाला एरिया है, यहाँ पे पूरी रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं। और रिब्स कितनी होती हैं हमारे पास? रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स होते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर। और टोटल कितनी हुई? 24 रिब्स होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे डायफ्राम है, ये डायफ्राम मसल्स होते हैं। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अभी हम आगे जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ना, जब लंग्स इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं, तो उस दौरान ये डायफ्राम जो है ये भी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसका बहुत अहम किरदार है ब्रीदिंग के अंदर, जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। होप सो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें जो वो क्लियर हो गई हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel. Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.